जब भी उत्तराखंड की लोक संगीत की बात होती है तो हमारे मन में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी गीत गूंजने लगती है। ये गीत सदियों से पहाड़ के लोगों के जीवन का हिस्सा रहे हैं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए गए और गाए जाने वाले ये गीत लंबे समय तक केवल लोगों की यादों और आवाजों में ही सीमित रहे। इन गीतों का न कोई लिखित रूप था, न कोई रिकॉर्डिंग्स। इस वजह से ये पता लगाना मुश्किल हो जाता था कि पहाड़ की इन भाषाओं और गीतों को सबसे पहले कब और किसने गाया होगा। लेकिन फिर आया 1920 का दशक। ये वो दौर था जब पहली बार पहाड़ की आवाज किसी मशीन में कैद हुई। पहाड़ की आवाज रिकॉर्ड्स होने लगी और लोकगीत गांव से निकलकर पहली बार ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स तक पहुंच गए। ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की ये कहानी सिर्फ पुराने रिकॉर्ड्स की नहीं है, ये उस दौर की भी है जब न तकनीक आसान थी, न पहाड़ों में कोई रिकॉर्डिंग्स की सुविधा थी। फिर भी कुछ लोगों की आवाज हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई। आज के इस वीडियो में जानेंगे आखिर पहाड़ की आवाज पहली बार कब रिकॉर्ड्स हुई होगी, कौन थे वे लोग जिनकी आवाज सबसे पहले किसी ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पर दर्ज हुई, और क्या उत्तराखंड की लोक संगीत का रिकॉर्ड्स इतिहास वास्तव में उतना ही पुराना है जितना हम आज मानते हैं। त्यार पहाड़ म्यार पहाड़ के इस एपिसोड में आज बात करते हैं उत्तराखंड की पहली ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग्स की। उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान उसकी भाषाओं और लोकगीतों से जुड़ी हुई है। गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी आज भी यहाँ की लाखों लोगों की बोली जाने वाली भाषाएं हैं। इन भाषाओं में रचे गए लोकगीत सदियों से लोगों के जीवन का हिस्सा रहे हैं। खेतों में काम करते हुए, शादी ब्याह के अवसरों पर, त्योहारों के दौरान और देवी देवताओं की पूजा में लोग गीत गाते थे। यही गीत लोगों की भावनाओं, परंपराओं और जीवन के अनुभवों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते रहे। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये गीत केवल लोगों की यादों और आवाजों तक ही सीमित रही। उन्हें लिखकर या रिकॉर्ड करके सुरक्षित नहीं किया जाता था। इसीलिए ये जानना आसान नहीं था कि उत्तराखंड की भाषाओं और लोकगीतों की आवाज पहली बार कब रिकॉर्ड्स हुई होगी। लेकिन अब इस सवाल का जवाब हमें करीब एक सदी पीछे 1920 के दशक की ओर ले जाता है। कौन थे वो शख्स जिनकी उत्तराखंड में पहली ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग्स हुई थी, ये तो इस वीडियो में जानेंगे ही। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि आखिर उत्तराखंड में ग्रामोफोन की रिकॉर्डिंग्स की शुरुआत हुई कैसे थी। 1920 के दशक में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम का एक बड़ा भाषा सर्वेक्षण चल रहा था। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का नेतृत्व प्रसिद्ध भाषाविद जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन कर रहे थे। इसका उद्देश्य भारत की अलग भाषाओं और बोलियों के पहचानना, उनका अध्ययन करना था और उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखना था। इसी कोशिश के चलते देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों की बोलचाल, कहानियां, लोकगीत और भाषाएं नमूने रिकॉर्ड्स किए गए और तब उत्तराखंड की भाषाएं भी इन सर्वेक्षण का हिस्सा बनी। गढ़वाली भाषा में गुणानंद धस्माना की सुनाई गई एक कहानी रिकॉर्ड्स की गई। कुमाऊनी भाषा का एक नमूना चंदन सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया और वहीं जौनसार क्षेत्र से माधोराम और नंदराम के गीत रिकॉर्ड्स किए गए। उस दौर में तकनीक बहुत ही सीमित थी, फिर भी इन आवाजों को रिकॉर्ड्स करना अपने आप में एक बड़ा उपलब्धि थी। और सबसे खास बात, इन रिकॉर्डिंग्स का उद्देश्य मनोरंजन या संगीत का प्रचार करना नहीं था, बल्कि इन्हें भाषाओं के अध्ययन और संरक्षण के लिए तैयार किया गया था। इसलिए उन्हें कमर्शियल फोक म्यूजिक रिकॉर्डिंग यानी व्यवसायिक लोक संगीत रिकॉर्डिंग्स नहीं कहा जा सकता। इतिहास के नजरिए से इन रिकॉर्डिंग्स का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि यही वो शुरुआत वॉइस रिकॉर्ड्स है जिनमें उत्तराखंड की भाषाओं और लोक परंपराओं की वास्तविक आवाजें सुनाई देती है। इन रिकॉर्डिंग्स की वजह से आज से लगभग 100 साल पहले जिन लोगों ने अपनी भाषा में कहानी सुनाई या गीत गाए थे, उनकी आवाजें आज भी कहीं न कहीं सुरक्षित है। ये रिकॉर्डिंग्स हमें उस दौर के समाज, भाषा और सांस्कृतिक जीवन की एक अनोखी झलक दिखाती है। उत्तराखंड की आवाज को सहेजने की नई यात्रा भी यहीं से शुरू हुई। ये यात्रा केवल भाषाओं के दस्तावेजीकरण तक सीमित नहीं रही, बल्कि आगे चलकर ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के दौर में पहुंची और फिर धीरे धीरे लोकगीत शोधकर्ताओं की फाइलें से निकलकर आम लोगों के घरों तक पहुंचने लगे। उसके बाद पहाड़ों की आवाज सिर्फ गांव के चौपालों तक सीमित नहीं रही, बल्कि रिकॉर्डिंग्स के जरिए दूर दूर तक सुनाई देने लगी। उत्तराखंड के लोक संगीत के इतिहास में ये एक ऐसे नए अध्याय की शुरुआत थी जिसने आने वाले सालों में लोकगीतों को एक नई पहचान दिलाई।
लंबे समय तक ये माना जा रहा था कि उत्तराखंड के लोकगीतों की रिकॉर्डिंग्स का इतिहास 1940 के दशक के बाद शुरू हुआ था, लेकिन देहरादून के दून लाइब्रेरी में सुरक्षित कुछ पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि उत्तराखंड के लोकगीतों की रिकॉर्डिंग्स इससे कहीं पहले शुरू हो चुकी थी। इन शुरुआती रिकॉर्ड्स में सबसे पहला नाम मास्टर शेर सिंह का सामने आता है। दून लाइब्रेरी में उनके एक दुर्लभ ग्रामोफोन रिकॉर्ड की जानकारी मिली, जिसमें उनके साथ इंदिराबाई और श्याम प्यारी नाम की गायिकाएं भी शामिल थी। ये रिकॉर्ड एरोफोन रिकॉर्ड्स नाम की कंपनी ने जारी करी थी, जो उस समय दिल्ली और उज्जैन से संचालित होती थी। रिकॉर्ड्स का नंबर NZ1145 था और इसी नंबर के आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसे लगभग 1929 के आसपास जारी किया होगा। यानी जब ग्रामोफोन तकनीक भारत में धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही थी, उसी समय पहाड़ों की आवाज भी रिकॉर्ड्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचने लगी। हालांकि जिस कलाकार की आवाज आज भी रिकॉर्ड्स पर सुरक्षित है, उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। मास्टर शेर सिंह कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने संगीत की शिक्षा कैसे प्राप्त की, या उन्होंने और कितने गीत रिकॉर्ड्स किए, इन सवालों के साफ जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में नहीं मिलते। समय के साथ उनके बारे में अधिकांश जानकारियां कहीं खो गई, लेकिन उनकी आवाज इन रिकॉर्ड्स में आज भी जीवित है। यही वजह है कि मास्टर शेर सिंह उत्तराखंड के लोक संगीत इतिहास के उन कलाकारों में गिने जाते हैं जिनका नाम तो रिकॉर्ड्स में दर्ज है, लेकिन जिनकी व्यक्तिगत कहानी अब भी शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बनी हुई है। उनकी रिकॉर्डिंग्स केवल एक गीत नहीं, बल्कि उत्तराखंड के शुरुआती रिकॉर्डेड संगीत इतिहास का एक खास दस्तावेज है, जो हमें उस दौर की सांस्कृतिक दुनिया की झलक दिखाता है। जब हम उत्तराखंड के ग्रामोफोन इतिहास की बात करते हैं, तो एक और नाम सामने आता है, गोपी देवी। माना जाता है कि वो अपने दौर की सबसे अच्छी कुमाऊनी महिला गायिका में से एक थी। आज मौजूद रिकॉर्ड्स के आधार पर उनके नाम से कम 3 कुमाऊनी ग्रामोफोन रिकॉर्ड दर्ज मिलते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि उस समय बहुत कम लोक कलाकारों को रिकॉर्डिंग्स का मौका मिल पाता था। गोपी देवी की पहचान केवल एक लोक गायिका तक सीमित नहीं थी। उन्होंने ऐसे गीत भी गाए थे जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। इससे पता चलता है कि उनके संगीत सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं थे, बल्कि उस दौर के सामाजिक और राष्ट्रीय माहौल को भी महसूस कराते थे। उनके सुरों में लोक संस्कृति की मिठास तो थी ही, साथ ही अपने समय की जागरूकता और जन भावनाओं की झलक भी दिखाई देती थी। गोपी देवी के अलावा चंपा देवी का नाम भी उत्तराखंड के शुरुआती ग्रामोफोन इतिहास में दर्ज मिलता है। हालांकि उनके रिकॉर्ड्स पर भाषा के रूप में केवल पहाड़ी लिखा गया था, इसलिए काफी समय तक ये साफ नहीं हो पाया कि वो कुमाऊनी भाषा में गीत गाती थी या फिर किसी दूसरी पहाड़ी बोली में। बाद में शोधकर्ताओं ने रिकॉर्डिंग्स को गहराई से समझा तो कुछ जानकारी सामने आई। इन रिकॉर्ड्स पर विशेष शोध ऑस्ट्रेलियाई साउंड हिस्टोरियन और ग्रामोफोन रिकॉर्ड एक्सपर्ट रॉस लेयर्ड ने भी किया। उपलब्ध दस्तावेजों और रिकॉर्डिंग्स के अध्ययन के आधार पर उनका मानना है कि गोपी देवी और चंपा देवी के रिकॉर्ड्स करीब 1930 के दशक के आखिरी सालों या फिर 1940 के शुरुआती दौर में रिकॉर्ड्स किए गए होंगे। ये वो समय था जब भारतीय संगीत उद्योग अपने शुरुआती विकास के चरण में था और लोक भाषाओं में रिकॉर्डिंग्स होना एक असाधारण उपलब्धि मानी जाती थी। इसके अलावा ग्रामोफोन इतिहास में जौनसार क्षेत्र का भी खास स्थान है। कुमाऊं और गढ़वाल की तरह जौनसार को लोक संगीत परंपरा भी बेहद विकसित रही है, लेकिन दुर्भाग्य से इसकी बहुत कम रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध है। यही कारण है कि जौनसारी संगीत से जुड़े पुराने रिकॉर्ड्स इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। साल 1960 में फोकवेज रिकॉर्ड्स ने सॉन्ग ऑफ असम, उत्तर प्रदेश एंड द अंडमान्स नाम से एक रिकॉर्ड जारी किया। इस संग्रह में असम, उत्तर प्रदेश और अंडमान क्षेत्र के लोकगीतों को भी शामिल किया गया था। सबसे मजेदार की बात यह थी कि इसमें जौनसार क्षेत्र के 2 लोकगीतों को भी जगह मिली। इनमें से एक गीत मोहना गांव में और दूसरा कौनेन गांव में रिकॉर्ड किया गया था। इन रिकॉर्डिंग में स्थानीय पुरुषों और महिलाओं की सामूहिक गायन शैली थी, जो जौनसारी लोक संगीत की अनूठी पहचान को दर्शाती है। इन गीतों का महत्व केवल इतना नहीं है कि वे एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स का हिस्सा थे। दरअसल आज उपलब्ध जानकारी के आधार पर इन्हें जौनसारी लोक संगीत की सबसे दुर्लभ और एकमात्र ज्ञात व्यावसायिक रिकॉर्डिंग्स माना जाता है। एक ऐसे समय में जब पहाड़ों की ज्यादातर संगीत परंपराएं केवल लोगों की स्मृति और मौखिक परंपराओं के सहारे जीवित थी, तब इन गीतों का रिकॉर्ड हो जाना एक बड़ी उपलब्धि थी। इन कलाकारों की कहानी को खास बनाने वाली बात केवल उनके गीत नहीं है,
सबसे प्रेरणादायक पहलू ये है कि वे उत्तराखंड के दूर दराज पहाड़ी इलाकों से निकलकर रिकॉर्डिंग्स की दुनिया तक पहुंचे। उस दौर में न पहाड़ों में रिकॉर्डिंग स्टूडियो थे, न परिवहन की सुविधाएं आज जैसी थी और न ही कलाकारों के लिए कोई संगठित मंच मौजूद था। फिर भी इन गायकों और गायिकाओं ने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए अपनी आवाज रिकॉर्ड करवाई। शायद उस समय उन्हें भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनकी रिकॉर्ड्स की गई आवाजें एक दिन उत्तराखंड के सांस्कृतिक इतिहास की अमूल्य धरोहर बन जाएगी। ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स केवल संगीत नहीं है, ये उस दौर की यादें भी हैं जब पहाड़ के लोग अपनी भाषा, संस्कृति और भावनाओं को गीतों में व्यक्त करते थे। इन रिकॉर्ड्स में उस समय का समाज, संस्कृति, प्रेम, संघर्ष और लोक जीवन दिखाई देता है। ये रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उत्तराखंड के कलाकार आधुनिक तकनीक से जुड़ने वाले देश के शुरुआती लोक कलाकारों में शामिल थे। उत्तराखंड के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स का इतिहास अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। शायद आने वाले सालों में और भी रिकॉर्ड्स मिले, और भी कलाकारों के नाम सामने आए और इतिहास के कई अनजाने पन्ने खुले। लेकिन एक बात निश्चित है, मास्टर शेर सिंह, गोपी देवी, चंपा देवी, इंदिराबाई, राम प्यारी, जीत सिंह नेगी और मोहन उप्रेती जैसे कलाकारों ने उस समय अपनी आवाज रिकॉर्ड्स करवाई जब ऐसा करना बेहद कठिन था। यही कारण है कि इन रिकॉर्ड्स को केवल पुराने गीत कहकर नहीं देखा जा सकता। ये उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब किसी पुराने ग्रामोफोन पर ये रिकॉर्ड्स बजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बीते हुए समय की आवाज फिर से सुनाई देने लगी हो। उन सुरों के साथ पहाड़ का इतिहास, उसकी संस्कृति और उसके लोगों की यादें भी हमारे सामने जीवंत हो उठती है। शायद यही इन रिकॉर्ड्स की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वे हमें अपने अतीत से जोड़ते हैं और याद दिलाते हैं कि हमारी सांस्कृतिक पहचान किन आवाज़ों और परंपराओं से बनी है। तो ये था उत्तराखंड में ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स का इतिहास। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल घुघुती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।